नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल COM स्टडी में। और इसमें हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th। जी हाँ, बायोलॉजी NCERT क्लास 12th के पूरा का पूरा हम आपको पूरे चैप्टर कवर कराएंगे। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है और सभी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो जनन हमारा चैप्टर है क्लास 12th का बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन। ये इकाई 6 है और इसमें जो पहला चैप्टर आता है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो इसमें जो पहली हेडिंग आती है जीवन अवधि। एक्चुअली में जीवन अवधि होती क्या है? तो जीवन अवधि क्या होती है? मान लो कोई भी व्यक्ति होता है, ये मान लो कोई भी व्यक्ति हमारा है। अब इसका क्या होता है? किसका जन्म होता है? क्या होता है? जन्म होता है। जन्म होने के बाद कुछ दिन तक तो इसकी मनोस्थिति सही रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हो जाती है कि इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। तो ये जन्म हुआ और इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बीच की जो अवधि होती है उसे जीवन अवधि कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी जीव का जन्म से और उसकी मृत्यु तक की जो अवधि होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होती है? जीवन अवधि कहलाती है। अब चलिए, जीवन अवधि हो गया। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट में देखिए, तो जीवन अवधि में क्या होता है कि बहुत सारे जो जीव होते हैं, बहुत सारे जीवों का जो जीवन अवधि मात्र 1 दिन होती है, लेकिन कुछ जीवों की जीवन अवधि 1 साल, 10 साल, 20 साल तक होती है। तो लिख सकते हैं कुछ जीवों की जीवन अवधि मात्र 1 या कुछ दिनों तक ही होती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में बात करें मधुमक्खी, अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में मक्खी एक हमारी है, सॉरी ये गलत हो गया, मक्खी की जो जीवन अवधि होती है मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, वो हमारी केवल और केवल 1 ही दिन होती है। कितनी दिन होती है? 1 ही दिन होती है। तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की बीच की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। कुछ जीवों की जीवन अवधि मात्र 1 दिन होती है, तो कुछ जीवों की जीवन जो अवधि होती है कुछ दिनों तक और बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए, अगर इस जीव का जन्म के बाद मृत्यु हो जा रही है, इसकी मृत्यु हो जा रही है, तो कौन सा उसका कारण है कि इसकी वंशागति बनी रहती है? आखिरकार जब ये इसका जन्म हुआ और फिर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वैसा कौन सा रीजन आया जिसके कारण इस जो व्यक्ति का, इस जीव का प्रजाति संतति बनी रहती है? तो मुख्य कारण निकल के आया हमारा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या वो आया? जनन। क्या आया? जनन। या फिर हम इसको जनन बोलते हैं, या फिर इसे प्रजनन भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों जानेंगे रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन या प्रजनन हमारा क्या होता है। तो जनन या प्रजनन हमारा होता है जीवों का जो अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। तो लिख सकते हैं जीवों का अपने
समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। तो जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है। अब जनन की भूमिका क्या होती है? जनन की भूमिका हम देखेंगे। जनन की भूमिका यानी कि हमें जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे बोलते हैं जनन की आवश्यकता। तो लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं रोल ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की भूमिका। तो जनन की भूमिका बहुत सारे कारणों से हुई। पहला जो कारण था वो प्रजाति की निरंतरता के लिए, प्रजाति की निरंतरता के लिए, पहली प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। अब प्रजाति की निरंतरता एक्चुअली में क्या है? कोई भी जो जीव होता है अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले अपने जैसी समान उत्पन्न कर देता है ताकि उसकी जो प्रजाति रहे बनी रहे। ठीक है। तो प्रजाति की निरंतरता में क्या लिखेंगे? कोई भी जीव अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले ही अपने जैसी संतान उत्पन्न कर देता है ताकि उसकी प्रजाति बनी रहे, उसकी जो प्रजाति हो बनी रहे। ये हमारी हो गई प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। दूसरा जो आया वो जैव विकास के लिए। किसके लिए? जैव विकास के लिए। जैव विकास क्या है इसको हम समझते हैं। तो जो जनन या प्रजनन जीवों में विभिन्नताओं के स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो जैव विकास का कारण बनती है। तो लिख लीजिए, जनन या प्रजनन जीवों में विभिन्नताओं के स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो जैव विकास का कारण बनती है। ये हमारा क्या जैव विकास के लिए हो गया। अब जो इसके बाद आता है वो आता है पारिस्थितिक संतुलन के लिए। पारिस्थितिक संतुलन, इसमें क्या होगा? तो लिख लीजिए, जीवों की मृत्यु के बाद प्रजनन उनका प्रतिस्थापन करती है। अर्थात प्रजनन के कारण जीवधारियों की
जीवधारियों की आपेक्षिक व आवश्यक संख्या बनी रहती है। ठीक है। अब नेक्स्ट होगा जो हमारा आएगा, वो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों खाद्य सुरक्षा। जो डी आएगा वो हमारा क्या है, खाद्य सुरक्षा। अब समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए तो यह पहलू मानव कल्याण से संबंधित एवं आर्थिक पक्ष का है। यह पहलू जो है मानव कल्याण से संबंधित एवं आर्थिक पक्ष का है। आर्थिक किसका है, पक्ष का है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग जानेंगे जनन के प्रकार, जनन या प्रजनन के प्रकार। तो हेडिंग बना लीजिए, जनन या प्रजनन के प्रकार। इंग्लिश में बोले तो बोला जाता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम जानेंगे प्रजनन या जनन के प्रकार। देखिए कोई भी जीव है, मान लो ये जीव है, ये अगर, और एक मैं यहाँ पे बना दिया, बात समझिएगा। देखिए जनकों के आधार पर ये हमारे क्या है, ये हमारे तीनों जनक हैं। जनकों के आधार पर जनन या प्रजनन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। तो आप लिख सकते हैं भाग लेने वाले जनकों की संख्या के आधार पर जनन या प्रजनन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया मेरे प्यारे दोस्तों, दो भागों में। कौन कौन से, तो पहला जो होता है वो आता है अलैंगिक जनन। पहला आता है लैंगिक जनन और दूसरा आता है लैंगिक जनन। पहला हमारा अलैंगिक जनन, दूसरा आता है लैंगिक जनन। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग जानेंगे इसके बाद कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों हेडिंग बना लीजिए, पहला लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेगा तो उसे क्या कर देंगे, लैंगिक जनन। या फिर जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। या फिर जब कोई भी संतान उत्पन्न करने के लिए केवल एक जनक के द्वारा होती है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, जब किसी जनन प्रक्रिया में केवल एक जनक संतान उत्पन्न करने में भाग ले
भाग ले तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अथवा में दूसरी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, जब कोई भी संतान उत्पन्न करने के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई भी संतति उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा होता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जब कोई भी संतति जो होती उत्पत्ति केवल एक ही जनक के द्वारा होती है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट में देखेंगे लैंगिक जनन में क्या क्या हमारी गुण पाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहले लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें एक जनक भाग लेता है। इसमें एक जनक भाग लेता है, जनक भाग लेता है, ठीक है। और जब एक जनक भाग लेता है तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो जनकों की क्या दिखाई देंगी, समान दिखाई देती हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें उत्पन्न संतानें जनकों के समान दिखाई देती हैं, समान दिखाई देती है, ठीक है। इसमें प्राप्त जो संतानें होती हैं जनकों के समान दिखाई देती हैं। जब जनकों की समान दिखाई देती हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें क्लोन पाया जाता है। इसमें क्लोन पाया जाता है, इसे ही कहते हैं, इसमें क्लोन पाया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और लास्ट आप लिख सकते हैं, यह प्रायः अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। संपन्न होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग जान गए कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, और जनन दो प्रकार के, लैंगिक अलैंगिक जनन, और फिर हमने इसमें अलैंगिक जनन के बारे में जाना है। सॉरी, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हमारा अलैंगिक होगा, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अलैंगिक। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अलैंगिक हमारा होगा, ठीक है ना। सॉरी, मिस्टेक हो गया, आपसे माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, अलैंगिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अलैंगिक जनन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपका सही है। सभी वीडियो प्यारे दोस्तों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।